ऑलराइट, तो यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं, सब लोग रेडी हैं सेशन के लिए। तो सेशन इस बारे में बियॉन्ड जेई, व्हाट आफ्टर जेई, है ना। तो यहाँ पे जो सेशन है ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि आप लोग पूछने वाले हो, ठीक है। आई बेट आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे पूछने के लिए, है ना। तो ये सेशन इसलिए कि हम इन क्वेश्चंस को कुछ और डेप्थ में देख पाए, है ना। जितना हम यूट्यूब वीडियोस पे या अदरवाइज कभी कोर आंसर के रूप में या सोशल किसी और सोशल वे से हम इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाते, है ना, इतना ज़्यादा डिटेल में। इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये कि हम कुछ भी डिटेल में तब रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब हम कुछ ही लोगों को एड्रेस कर रहे हो। जब हम 100 लोगों को, हज़ारों लोगों को एड्रेस कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ ब्रॉड चीज़ों पे ही फोकस करना होता है, अदरवाइज वो समझ नहीं पाएंगे है ना। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो टाइम है ना, कितना टाइम हम दे रहे हैं एक क्वेश्चन को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक चीज़ है जो कि इस सेशन में अलग है ना। और ये भी है, कुछ और चीज़ें हैं कि आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उन पे काउंटर क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एक ही चीज़ के अंदर हम डेप्थ में जा सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ लोग यहाँ पे होंगे जो कि अभी भी जेई दे रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने जेई दे दिया होगा, है ना। और अब वो देख रहे हैं कि व्हाट आफ्टर दैट। ऑलराइट, तो हम शुरू करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, है ना। तो आई होप आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे पूछने के लिए, तो वो आप पूछ सकते हैं। अभी आपके पास होगा लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम। जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप अपने टाइप कर लो और पूछ लो, ठीक है। हम उनको वन बाय वन आंसर करेंगे। ऑलराइट, लेट्स डू दिस। तो आपको अभी अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देना चाहिए। आई थिंक 2 मिनट्स आर ओवर, है ना। तो हम क्वेश्चंस को वन बाय वन देखते हैं। अ, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हमारे पास वो ये है कि टीयर 1 कॉलेज एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग और टीयर 3 कॉलेज कंप्यूटर साइंस। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर पर्पस। कॉलेज जाने का तुम्हारा पर्पस क्या है। फिर नीचे ही तुमने ही थोड़ी देर बाद लिखा कि मुझे जो चीज़ें करनी है उससे डिग्री का कोई मतलब नहीं है, तो कॉलेज ज्वाइन करूँ ना करूँ बहुत बढ़िया। तो एक तरफ तुम ये सवाल पूछ रहे हो कि टीयर 1 कॉलेज एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग और टीयर 3 कॉलेज सीएसई, फिर तुम पूछ रहे हो कॉलेज ज्वाइन करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ उससे उसमें कॉलेज जो है वो काउंट नहीं होता कहीं, है ना। क्या यही तुम्हारा क्वेश्चन है कंप्लीट, अगर मैं दो क्वेश्चन को कंबाइन करूँ तो। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तुम्हारा कॉलेज ज्वाइन करने का क्या पर्पस है, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। जैसे कि पर्पस मतलब मैं कुछ एग्जांपल देके समझाता हूँ। पर्पस मतलब ये हो सकता है कि तुम्हें कॉलेज जाना है क्योंकि तुम्हें डिग्री चाहिए क्योंकि तुम्हें जॉब करनी है। सपोज तुम्हारा गोल है माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करना, गूगल में जॉब करना, या किसी कंपनी में जॉब करना, ठीक है। ये तुम्हारा गोल है ना। सपोज ऐसा है, तो फिर कॉलेज जाने का रीज़न अलग हो जाता है ना। तो फिर ऐसे में क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि जिन कंपनीज़ में जॉब करने का हमारा सपना है, ठीक है, वो कंपनीज़ कहाँ कहाँ पर आती हैं एक्चुअली। अगर हमको चाहिए कि ऑन कैंपस हम प्लेस हो जाएं तो, है ना, वो कंपनीज़ एक्चुअली कहाँ आती हैं, है ना। वहीं पे आप जाओगे। या सपोज कोई ऐसा कॉलेज है जहाँ वो कंपनी आती नहीं है, तो क्या करोगे जाके वहाँ पे, है ना। या हो सकता है आपको ऑफ कैंपस सिलेक्शन, आपको लगता है कि आप इनफ कैपेबल हो जाओगे कि आप ऑफ कैंपस भी उन कंपनीज के अंदर सेलेक्ट हो सकते हो। तो फिर आप क्या करोगे, आपका जो तरीका होगा वो क्या होगा कि उन कंपनीज के लिए जो इंटरव्यूज़ होते हैं और जो उससे पहले के जो कुछ टेस्ट्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं, वो आप कंप्लीट करो, है ना। ये आपका एम होगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि अगर आपको चाहिए कि ऑन कैंपस ही आपको जाना है, अगर आपको श्योरिटी चाहिए, तो फिर टीयर 1 डेफिनेटली, है ना। नो नो डाउट अबाउट दैट। या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप अपनी कैपेबिलिटी पे इतना कर लोगे कि आप अगर अलग से भी जाते हो इन कंपनीज के अंदर, है ना, डिग्री करने के बाद अगर आप अलग से भी जाते हो, ऑन कैंपस नहीं, अलग से, है ना, इनके टेस्ट क्लियर करके, इंटरव्यूज क्लियर करके, तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर टीयर 3 बेहतर रहेगा, क्योंकि टीयर 3 में क्या होगा कि आपके पास कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी होगी। ऑल दो कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर साइंस है जो कि आप अपने सीएसई के कोर्सेज में पढ़ोगे,
ये डायरेक्टली काम नहीं आएगी आपके वो सब करने में। अ, बड़ी कंपनीज में जब आप इंटरव्यूज क्रैक करोगे उसमें वो काम नहीं आएगी, वो जो सीएससी की डिग्री है। लेकिन सीएससी अगर आपके साथ होती है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ और नहीं करना पड़ा। सपोज आप एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर रहे हो, है ना, और आपको सीएस भी पढ़ना है, तो आपको एनवायरमेंटल भी पढ़ना है और सीएस भी पढ़ना है अपना घर पे। तो ऐसे में आप मुझे ये बताओ, ठीक है, ऐसे में आप मुझे ये बताओ कि कैसे आप काम कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा। आप कॉलेज में भी सीएससी कर रहे होगे, घर पे भी सीएससी कर रहे हो। हालांकि जो कॉलेज की सीएससी है वो इम्प्रैक्टिकल सीएससी है, आप जो घर पे कर रहे हो या हॉस्टल में कर रहे हो वो प्रैक्टिकल सीएससी है। लेकिन बात ये है कि आप जो भी कर रहे हो है तो वो सीएससी। तो ऐसे में जो सीएससी है वो बेहतर हो जाती है ब्रांच, ये वाली बात है। और जो आसपास हमें कम्युनिटी मिलती है और ये सब होता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, है ना। द कम्युनिटी हेल्प्स एक्चुअली, ठीक है। या मुझे कहना चाहिए कि बेकार कम्युनिटी आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, अच्छी कम्युनिटी हेल्प करे ना करे है ना। तो बेकार कम्युनिटी में तो बिल्कुल नहीं जाना। बेकार कम्युनिटी मतलब ब्रांच के हिसाब से भी, अगर सारे एनवायरमेंटल वाले हैं, ठीक है, या सब सिविल वाले हैं, ऐसे वाले हैं, तो आपका सीएससी होना वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये कहना आसान है, नहीं आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि प्रैक्टिकली जब सिचुएशंस होंगी, जब आप हॉस्टल में होगे, आपका रूम जो रूममेट होगा वो कुछ और होगा, और हॉस्टल की जिस विंग में आप रह रहे हो वो कुछ और ही होगी, ठीक है। वहाँ पे कुछ और ही तरह के लोग होंगे, वो अलग टाइम पे पार्टी करेंगे, अलग टाइम पे कुछ भी करेंगे, और आप यहाँ पे बैठ के कोडिंग कर रहे हो, ऐसे नहीं होगा, है ना। ये काफ़ी इम्प्रैक्टिकल विजुलाइजेशन है ना। अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकली देखें तो हमें देखिएगा कि नहीं, ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब सवाल है दूसरा, भैया हाउ टू बी इंडिपेंडेंट बिफोर 17। बिफोर 17, आज तो 29 है तुम लेट हो गए, आई एम सॉरी, आप लेट हैं, ठीक है तो अब तुम बात कर रहे हो 17 ईयर्स ऑफ एज से पहले इंडिपेंडेंट होने की, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या, तुम इंडिपेंडेंट ही पैदा हुए थे। जब से तुम पैदा हुए हो तुम इंडिपेंडेंट हो, है ना। तुम्हारे पास नहीं है कि अपने खुद के लंग्स, अपना ब्रेन, ब्रेन के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास अपने लंग्स होंगे, है ना, अपनी बॉडी होगी पूरी कंप्लीट, है ना, अपने हाथ पैर तुम्हारे पास होंगे, तुम इंडिपेंडेंट हो। क्लियरली पूछा करो ना, हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिफोर 17 ईयर्स ऑफ एज, या बिफोर आई गेट 17 ठीक है। वो मैं समझ गया कि तुम बात कर रहे हो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। तो बात ये है कि अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो एम है वो क्या है। क्या हमें कुछ बड़ा करना है, उसके लिए हम पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या हम ट्रेंड में बहकर, है ना, हमें ऐसा लग रहा है ये ट्रेंडी है ना, कम एज में, है ना, यंग एज में हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, छाती ठोकने वाली बात हो गई है तो, है ना। अगर ये मोटिव है तो फिर तो तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, एक बार तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, एक बार कोई अर्न करने लगता है ना, तो पता नहीं कहाँ से उसके पंख लग जाते हैं, है ना, उसके दिमाग पे पंख लग जाते हैं और दिमाग कहीं उड़ जाता है। अक्सर ऐसा होता है। वो लोग जो मनी हैंडल नहीं कर पाते, वो लोग जो मनी वो डिजर्व नहीं करते एक्चुअली, अगर किसी तरह से उनको मिल गई, ठीक है, क्योंकि इसमें लक फैक्टर भी होता है ना। सपोज उनको वो मिल गई और उनके पास इतनी स्टेबिलिटी नहीं है कि वो उसको हैंडल कर पाएंगे, ये उनके लिए एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो जाएगी, है ना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना हर किसी के लिए नहीं होता अर्ली एज पे। एक बार आप मैच्योर हो जाओगे, आप 25-24 साल के हो गए, तो फिर आप ठीक है, आप मनी को हैंडल कर सकते हो, अभी तक तो कर ही लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं तब भी नहीं कर पाते ठीक से, या अगर मनी कम होती है तो ही हैंडल कर पाते हैं, ज़्यादा हो जाती है तो उसको हैंडल नहीं कर पाते, सो वो मनी एकदम से एवापोरेट हो जाएगी, है ना। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, है ना, और उसके बाद स्टेबिलिटी मेंटेन रखना। अच्छा, मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहोगे अपनी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल नीड के हिसाब से, अभी आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है, मुश्किल से 30,000 रुपये होगी। अगर सपोज आपको एक अपने अलग फ्लैट में भी रहना है ना, आपको एक अपना अलग रूम लेके रहना है, आप अलग, आपको अपना खाने पीने का सिस्टम बिल्कुल अलग करना है, सारी जो चीज़ें आपको अलग करनी है, आपको अपना अलग पीसी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, अदर देन एसेट्स आपके जो आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, ज़्यादा से 30,000, है ना। या अगर आपको लग्जूरियस भी जीना है ना, अदर देन एसेट्स, तो आपको 50,000 देने पड़ेंगे,
50,000 की ज़रूरत है आपको, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी करंट फाइनेंशियल नीड है। इसके लिए हो सकता है कि आप कुछ 2-4 कौड़ी का काम करके आप किसी तरह से 30 से 40 हज़ार आप अर्न करने लगो, और उससे आपकी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। लेकिन फ्यूचर में जब आपके खर्चे बढ़ेंगे, फ्यूचर में जब आप फैमिली के अंदर आओगे, है ना, जब आप अपनी खुद की फैमिली बनाओगे, तब आपके खर्चे जो होंगे वो, अगर मैं इन्फ्लेशन काउंट करूँ तो वो 2 लाख से नीचे नहीं होने वाले, ध्यान रखना। तो अभी 30-40 हज़ार की बात कर रहे हो, आप बैचलर हो इसलिए आप चौड़ रहे हो कि भाई खर्चे कम है और मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। लेकिन जब फ्यूचर में, जब आपको ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप गड़बड़ कर दोगे। समझ रहे हो? तो ये एक बहुत गंदा गेम हो सकता है जो आप अपने साथ खेल सकते हो। समझ रहे हो? तो आपको सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होना, आपको अपना जो फाइनेंस है वो ग्रो भी करना है ना, ओवर द ईयर्स उसको ग्रो भी करना है। तो क्या है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंटरनेट पे आप जाओगे, आपको दिखेगा, कोई आपसे बोलेगा लो ई कॉमर्स कर लो, कोई आपसे बोलेगा ड्रॉप शिपिंग कर लो, कोई आपसे बोलेगा अफिलिएट मार्केटिंग कर लो। ये सब टर्म्स आप सुन चुके होगे, आई होप। कौन कौन है जो ये सारे टर्म्स सुन चुका है कि इनसे पैसे कमाए जा सकते हैं? कौन कौन है ये सुन चुका है इन सारी चीज़ों के बारे में? ऑलमोस्ट सब लोग सुन चुके हैं, ठीक है। ठीक है। कोई कह रहा है एफिलिएट तो फ्रॉड है। तो आप देख रहे हो कि क्विक मनी के लिए, क्विक एंड स्मॉल मनी के लिए आप बहुत सारी चीज़ें करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एम करो। दैट इज़ अ वेरी गुड अवेकनिंग एक्चुअली, कि आप सोच रहे हो अपने फाइनेंस के बारे में खुद, है ना, अपने अफेयर्स, अपने खर्चे, इन सब चीज़ों के बारे में आप खुद सोच रहे हो। दैट इज़ अ गुड स्टार्ट, है ना। लेकिन अ गुड स्टार्ट शुड नॉट बी अ क्विक स्टार्ट। ठीक है। गुड स्टार्ट और क्विक स्टार्ट में अंतर होता है। अगर आप क्विक स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो फिर हो सकता है आप कुछ गड़बड़ कर दो। कुछ ऐसी चीज़ कर लो जो कि टेम्परली बहुत टेम्पटिंग है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सफ़र करोगे उस चीज़ से, तो वो चीज़ काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, ये सॉल्यूशन क्या है ये बताओ, है ना। तो यहाँ पे तुमने एक और फॉलोअप क्वेश्चन पूछा है कि वॉट एवर आई शुड डू शुड बी इन डायरेक्शन विच इन विच आई बिल्ड माई फ्यूचर, व्हाट कैन बी द एरियाज। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या एरियाज होंगे जिसमें वर्क कर पाऊंगा, तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि जिसका जो बेसिस है वो बहुत स्ट्रांग हो। या सपोज तुम ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है, कि तुम ड्रॉप शिपिंग करने लगे या ऐसा कुछ करने लगे, या तुम्हें लगा यार ये स्टार्टअप आइडिया अच्छा है, इस पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये आइडिया अच्छा है, वो आइडिया अच्छा है, 6 महीने बाद लगा नहीं ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा है, ठीक है। ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो, ये सब चीज़ें अनरिलायबल है, मैं तुम्हें बताऊँ साफ साफ। तो जब हम स्टेबिलिटी सीख कर रहे होते हैं तो हम अनरिलायबल चीज़ों की तरफ नहीं जाते, है ना। हम एक स्टेबल बेस बनाते हैं। ध्यान रखना, जिसका बेस स्टेबल होगा ना वो उतना ही फ्री हो पाएगा। स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम आर अपोजिट। जितना आप स्टेबल होने की कोशिश करोगे उतना ही लेस फ्री होगे। लेकिन स्टेबल बेस बनाना और उसके ऊपर फ्रीली एक्रोबैटिक्स करना, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ डिफरेंट लेवल। समझ पा रहे हो? कुछ लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी स्टेबिलिटी सीख करते रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्टार्ट में, जब तुम बिगनिंग फेज में हो, तब तुम्हें एक स्टेबिलिटी लेके आनी है। जो तुम्हारा फाइनेंस है उसके वो एक स्टेबल बेस के ऊपर आधारित होना चाहिए, ताकि तुम बाद में उसके ऊपर कुछ भी फ्री कर सको। एक सर्कस में कोई भी फ्रीली कहीं से भी कहीं पे भी उछलता रहता है, क्योंकि नीचे एक बहुत बड़ा सा बढ़िया सा नेट लगा हुआ है। अगर वो नेट हटा दो, फिर देखते हैं कितने लोग उछलते हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो ये जो स्टेबल बेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमें, अब ये स्टेबल बेस वाली चीजें क्या है भैया, ये बताओ। जैसे कि सपोज तुम एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन गए, अब प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, दिस इज अ स्टेबल बेस। समझ रहे हो कि तुम्हारी स्किल्स तुम्हारा बेस है, कोई एक दो ट्रेंडी चीजें नहीं है जिनका ट्रेंड अभी है 2 साल बाद नहीं होगा। वो जो ट्रेंडी चीजें हैं या जो फ्लेकी आइडियाज हैं वो तुम्हारा बेस नहीं होना चाहिए।
तुम्हारा बेस होने चाहिए तुम्हारी स्ट्रॉन्ग स्किल्स। जैसे जो कॉलेज में जाते हैं जो लोग, उनका बेसिस होता है कि उनके पास स्ट्रॉन्ग टैग है, स्ट्रॉन्ग डिग्री है, और वो कहीं पे भी दरवाजा खटखटाएंगे उन्हें कोई ना कोई तो अंदर ले ही लेगा। ये उनका बेस है, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट तरह का जो बेस है वो क्या हो सकता है? तुम्हारी खुद की स्किल्स, तुम्हारी खुद की नॉलेज, तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस, तुम्हारी खुद की एबिलिटीज। तो शुरू में हमें फोकस करना है ऐसी स्किल्स को बिल्ड करने में जिससे हो सकता है कि 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद तुम कुछ अर्निंग शुरू कर सको। मतलब ऐसी स्किल्स जिसकी लोगों को जरूरत है, वो तुम उनको प्रोवाइड करोगे एंड यू विल अर्न इन रिटर्न। तो दिस इज अ स्टेबल थिंग कि पहले तुम वर्क कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल्स 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 इंक्रीज करने पे। दिस इज अ स्टेबल बेस बिकॉज दिस वोंट शेक, ठीक है। आज तुम्हारा स्टार्टअप है, कल नहीं है। आज आइडिया आया, कल कल लगा आइडिया बेकार है। आज सब लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आज तुम्हें प्रोग्रामिंग आती थी, आज तुम एक वेबसाइट बना सकते हो और कल भूल गए? ये तो नहीं हो सकता। अगर आज वेबसाइट बना सकते हो, कल भी बना सकते हो, परसों भी बना सकते हो, हमेशा बना सकते हो। तुम्हारी स्किल्स जो हैं, तुम्हारी जो कैपेबिलिटीज हैं, वो सबसे ज्यादा रिलायबल चीजें हैं यहाँ पे। तुम्हारे आइडियाज रिलायबल नहीं है क्योंकि आइडियाज कल चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं, किसी की सेल्स स्किल्स हैं, किसी की डिजाइनिंग स्किल्स हैं, किसी की कोडिंग स्किल्स हैं, किसी की कुछ और स्किल्स हैं, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, किसी की वीडियो मेकिंग स्किल्स हैं, किसी की एनिमेशन स्किल्स हैं, किसी की टीचिंग स्किल्स हैं। क्या ये स्किल्स ओवरनाइट हट सकती हैं? ये कभी नहीं हटेंगी। ओवरनाइट तो क्या कभी नहीं हटेंगी। समझ रहे हो? और जो इन स्किल्स को शार्प भी करता रहता है उस वो तो फिर इंक्रीजिंग फेज में चला जाता है, सिर्फ स्टेबल फेज में नहीं, इंक्रीजिंग फेज में। समझ रहे हो इस बात को? तो ये रिलायबल चीज़ है जिस पे वर्क करना चाहिए। कोई एक स्किल चूज करो एटलीस्ट जिस पे तुम मास्टरी हासिल कर सको। और वो स्किल ऐसी स्किल नहीं होनी चाहिए जिसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। सपोज तुम स्केटिंग स्किल सीख लेते हो तो तुम क्या कर सकते हो? तुम बस एक स्केटिंग टीचर बन सकते हो, है ना। लेकिन क्या इसकी ज़रूरत है लोगों को? क्या लोग इसके लिए तुम्हें पे करेंगे? दैट डिसाइड्स मैनी थिंग्स, है ना। लेकिन डेफिनेटली अभी के ट्रेंड से ये पता चल रहा है कि अगले 5-10 साल तक जिसको कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है उसको लोग पे करेंगे अनडाउटेडली। जिसको डिजाइनिंग स्किल्स है, जिसकी सेल्स स्किल्स हैं, वो तो 50 साल तक रहने वाला है अनडाउटेडली। समझ रहे हो ना? समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि क्या चीज़ रिलायबल है, किस चीज़ पे अपन स्टेबल बेस बना सकते हैं, और क्या चीज़ अनरिलायबल है ना। तो ये चीज़ें जो करना चाहिए, क्विक फाइनेंस के पीछे नहीं भागना, ठीक है। तो जिसकी स्किल्स होती है ना, जिसकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स होती हैं, तुम भूल रहे हो कि जितने भी लोग हैं ना जिनसे तुम इंस्पायर होते हो, चाहे वो एलॉन मस्क हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, ये सारे बहुत ही स्किल्ड लोग थे। इनमें से कोई ऐसा अनस्किल्ड लीडर नहीं था जो अपनी चीज़ में स्किल्ड नहीं है ना। मोस्ट ऑफ देम वर एक्चुअली प्रोग्रामर्स। अगर वो कोई चीज़ टेक्निकल शुरू कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली प्रोग्रामर्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो ये एक्चुअली स्किल्ड लोग थे। वो स्किल उनका बेसिस था, इनकेस उनकी चीज़ वर्क नहीं करती, उनकी स्किल्स हमारे उनके पास हमेशा थी। तो जिन भी लोगों से तुम इंस्पायर होते हो वो सब स्किल्ड लोग हैं, है ना। तो एक चीज़ जो तुम्हें सबसे पहले उनसे सीखनी चाहिए वो थी स्किल्स। उन्होंने सालों लगा दिए स्किल बिल्ड करने पे, उसके बाद उनके पास फाइनेंस आना शुरू हुआ। मैं लिटिल फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, है ना। तो पहले इस पे फोकस करना है, और ऐसी स्किल्स पे, अगर तुम फाइनेंस ओरिएंटेड होना चाहते हो तो तुम ऐसी स्किल्स पे फोकस करो जो कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंस लेके आएंगी, है ना। ऐसी स्किल्स जिसकी लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि उसी के लिए वो पे करेंगे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। जिसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है वो पे क्यों करेंगे तुम्हें, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, विच आर द एरियाज वी कैन एक्सप्लोर आवर इंटरेस्ट। देखो, इंटरेस्ट अगर तुम्हें एक्सप्लोर करना है तो इसके लिए कोई एरियाज नहीं होने चाहिए पहले से। समझ रहे हो ना? जब तुम्हें एक्सप्लोर करना होता है तो तुम कुछ एरियाज में एक्सप्लोर नहीं करते। एक्सप्लोर मतलब तुम एक्सप्लोर कर रहे हो, तुम हर एरिया में जा रहे हो, ठीक है। तो विच आर द एरियाज वी कैन एक्सप्लोर आवर इंटरेस्ट? देयर आर नो एरियाज। देयर इज अ 3D प्लेन, यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग।
है ना, क्योंकि तुम बात करो एक्सप्लोरेशन की। अगर तुमने पहले से ही एक एरिया चूज कर लिया, इसका मतलब तुम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तुमने पहले से ही एक प्रेजुडिस बना लिया, एक प्रेजुडिस्ड एरिया, है ना। तो एक्सप्लोरेशन तब होगा जब कोई फिक्स्ड एरिया नहीं होगा। ऑलराइट। श्रेयस पूछ रहा है हाउ टू चूज ब्रांच, आई हैव मल्टीपल इंटरेस्ट। तो तुम्हारे मल्टीपल इंटरेस्ट हैं और तुम्हें अब ब्रांच चूज करनी है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ इंटरेस्ट से ब्रांच को इतना ज़्यादा रिलेट मत करो, क्योंकि जो तुम ब्रांच ले रहे हो, तुम ले रहे हो उसको अपने करियर के लिए। ठीक है। सपोज तुम बात कर रहे हो किसी इंडस्ट्री की, तो ब्रांच जो है वो इंडस्ट्री रिलेटेड होती है, क्योंकि जॉब जो है वो तुम्हें इंडस्ट्री देने वाली है। ठीक है। यहाँ पे हो सकता है जो ब्रांच है उसकी जो स्टडीज है उसमें तुम इंटरेस्टेड हो, लेकिन जो तुम्हें काम करना पड़ेगा उनकी उस ब्रांच की जॉब्स के अंदर, हो सकता है वो काम ना हो जो तुम समझ रहे थे, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट था। समझ रहे हो, ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ उन सब्जेक्ट्स को स्टडी करना जो मेरे इंटरेस्ट के हैं, एक तरफ वो करना जो कि इंडस्ट्री में काम होता है उस ब्रांच के लोगों का। ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा केमिकल इंजीनियरिंग का नाम सुन के कि नहीं मुझे केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, फ्लूइड्स में, इसमें उसमें, तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग में जाऊंगा। लेकिन एक केमिकल इंजीनियरिंग की जब जॉब लगती है, जब वो काम कर रहा होता है, जब वो साइट पे जाता है, तब वो क्या कर रहा होता है? एक्चुअली वो कर क्या रहा होता है जब वो साइट पे जाता है, जब वो फैक्ट्री पे जाता है, या जब वो उसके काम कहाँ होते हैं एक केमिकल इंजीनियरिंग के, सॉरी, केमिकल इंजीनियर के? मोस्ट प्रोबेबली फैक्ट्रीज में होते हैं। ठीक है। फूड फैक्ट्रीज या मटेरियल फैक्ट्रीज या इन सारी फैक्ट्रीज में, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में होते हैं, या फिर रिसर्च सेंटर्स में होते हैं। तो वहां पे उस वक्त जो काम चाहिए होगा, हो सकता है वो तुम्हारे इंटरेस्ट का ना हो, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें ये चूज करना चाहिए कि तुम करना क्या चाहते हो, ब्रांच के स्टडीज के सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, कि वो जो काम है वो जो वहां करना पड़ेगा साइट पे जाके, फैक्ट्रीज पे जाके और लेबोरेटरीज में जाके, क्या वो जो काम है जो बाद में करना पड़ेगा आज के 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद, क्या उसमें तुम इंटरेस्टेड हो? उसमें अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम उस ब्रांच को चूज करो। समझ लो। अब बात यह है कि यहाँ मल्टीपल इंटरेस्ट हैं। अगर मल्टीपल इंटरेस्ट हैं तो मुझे बताओ, अगर सपोज तुम एक चीज में इंटरेस्ट हो और तुम्हारा इंटरेस्ट है आई, है ना, आई है तुम्हारा इंटरेस्ट, तुम दो चीजों में इंटरेस्ट हो, तो क्या आई बाई टू इंटरेस्ट हो जाएगा तुम्हारा? बताना जरा। अरे इधर भी आई है, इधर भी आई है, आई बाई टू तो हो नहीं जाएगा? बताओ यार। तुम्हारा इंटरेस्ट अगर मान लो 10 चीजों में है, तो क्या सब में 10-10% इंटरेस्ट हो जाएगा? नहीं ना। इसमें भी 100% है, इसमें भी 100% है, इसमें भी 100% है, इसमें भी 100% है। तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या चूज करना है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मल्टीपल चीजों में है और सभी में इंटरेस्ट बराबर है, तो जो मर्जी चूज कर लो। नहीं भैया मैं, फिर अगर मान लो ऐसा हुआ कि उसमें पैकेज किसी का ज़्यादा लग गया, मेरा कम लग गया, फिर क्या हुआ आगे जाके, ये क्या हुआ? तो आगे जाके तुम आगे की चीज़ें चेक करो ना। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम आगे की चीज़ें चेक करोगे ना, तो आगे की चीज़ें इतनी भयानक हैं कि तुम ले देखिए, तुम्हारे जो मल्टीपल है ना, अगर तुम 10-12 चीज़ें सोच रहे हो, तो मुश्किल से एक दो चीज़ें ही सोच पाओगे। क्योंकि जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने में तो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि पढ़ते वक्त कुछ करना नहीं पड़ता ना। लेकिन जब असली लेवल पे जब काम करना पड़ता है, तब असली हालत खराब होती है, तब पता चलता है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? क्या चीज़ काम करती है, क्या चीज़ नहीं करती, क्या चीज़ अपन सफ़र करेंगे, क्या चीज़ एंजॉय करेंगे, वो बाद में पता चलता है। तो उन लोगों से बात करो जो कि एक्चुअली उस काम को कर रहे हैं। ठीक है। तुम्हारे इंटरेस्ट ज़्यादातर ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है। सिर्फ एक दो चीज़ों में तुम्हारा इंटरेस्ट बचेंगे और वही असली चीज़ होगी। एक बार शांति से बैठ के ये सोचा करो कि तुम चाहते क्या हो, अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो, आज के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हो? कोई एक ही रूप होगा जिसमें तुम अपने आप को देखना चाहते होगे, ध्यान रखना वही तुम्हारा इंटरेस्ट है। समझ रहे हो? तो कुणाल पूछ रहा है अब कि हाउ टू हैंडल अदर थिंग्स विद कॉलेज। कॉलेज के साथ चीज़ों को कैसे हैंडल करें? तो बात यह है कि तुम बाकी चीज़ों को हैंडल तभी कर पाओगे जब कॉलेज के अलावा जो तुम्हें टाइम होगा, कॉलेज के साथ नहीं, कॉलेज जो टाइम तुम्हें बख्शेगा ना, जो टाइम तुम पे बचेगा कॉलेज के बाद, उस टाइम में तुम चीज़ों को कर पाओगे, है ना। इसको देखो, अब तुम अगर सोच रहे हो कि नहीं मैं कॉलेज के साथ मैनेज कर लूंगा, नहीं क्लास में बैठ के ना मैं अपना फ़ोन चला के अपना पढ़ लूंगा और सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं होता।
तो ये मत इमेजिन करना, ये मत इसको बेस बना के मत चलना आगे कि क्लास में बैठ के सारे काम कर लूंगा या लैब में बैठ के सारे काम कर लूंगा। नहीं, वहां जब तुम होगे तो वहां तुम उनका काम कर रहे होगे, अपना नहीं। वो अलग बात है कि उनके काम को तुम अपना मानते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, जो कि तुम नहीं मानते, मुझे पता है इतना तुम्हारे बारे में। ठीक है। तो अदर थिंग्स अगर हैंडल करनी है तो तुम्हें रेस्ट ऑफ द टाइम में करनी पड़ेगी। पहली बात तो हॉस्टल और होम, इसके अंदर हॉस्टल जो है वो काफ़ी जानलेवा चीज़ हो सकती है अगर तुम्हें अपना कोई काम करना है तो। सपोज तुम यूट्यूब चैनल है ना तुम्हारा अपना कुनाल, तो तुम यूट्यूबिंग में इंटरेस्टेड हो, है ना, तुम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। अब ऐसे में तुम्हारा जो कॉलेज है ना, उसका जो हॉस्टल है, तुम्हें लगता है जो हॉस्टल हॉस्टल वाले हैं वो तुम्हें ये करने देंगे इतनी आसानी से, है ना? हो सकता है वो बोले भाई भाई तू कर ले, भाई तू कर ले, लेकिन बस बगल वाला शांत नहीं रह पा रहा किसी तरह से, उसको चिल्लाना है। मैच चल रहा है, वो चिल्ला रहा है। आईपीएल चल रहा है, चिल्ला रहा है वो। या स्पीकर पे उसने गाने लगा दिए, है ना? तुम कहोगे भाई मेरे को वीडियो डालनी है यार, वीडियो बनानी है मुझे, तू गाने चला रहा है। वो बोलेगा भाई भाई डिप्रेशन में है यार, गाने सुन रहा है, अपना मन हल्का कर रहा है, और तुम्हें वीडियो बनाने की पड़ी है। समझ रहे हो? इस तरह की चीजें होंगी, और ऐसी कई सारी चीजें होंगी। मैं बगल वाले रूम की बात कर रहा हूँ, सिंगल रूम तो ठीक है, मान लो मैं तो अजूम कर रहा हूँ कि सिंगल रूम है, ठीक है। लेकिन बगल वाले रूम्स, उनका क्या करोगे? इनफैक्ट एक आवाज अगर कोई स्पीकर चलाता है ना, तो पूरे उस हॉस्टल के विंग में जाती है वो। या विंग अगर मैं कहूँ कि फ्लोर, हॉस्टल फ्लोर पे उसके बीट्स आती हैं। यूट्यूब वीडियो तो छोड़ दो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा कहीं वीडियो बनाने के लिए। या तो बाहर तुम कॉलेज में ही जाओ, कहीं कोई लोकेशन चूज करो जिसमें आधा एक डेढ़ घंटा तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा। या फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम बाहर अपना कोई रूम बनवा लो। जैसे कि तुम देखोगे कुछ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि कॉलेज के अंदर हैं, है ना? तुमने देखा होगा, इनमें से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को तुम फॉलो करते होगे, वो उनका हॉस्टल रूम नहीं होता, है ना? वो अपनी अलग जुगाड़ करके रहते हैं ये सब काम में, ये सब काम करने के लिए। ठीक है। या फिर अपने घर में रहो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर घर वालों को दिक्कत नहीं है तो। ठीक है ना? अब बात ये कि तुम्हारे एम है बड़े बड़े, तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप और पॉलिटिक्स में जाना है। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप और पॉलिटिक्स, तो इस तरह की अगर तुम्हारी चीज़ें हैं तो तुम, मुझे नहीं लगता कि तुम इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों चाह रहे हो। तुम बात कर रहे हो एंटरप्रेन्योरशिप की, जिसका इंजीनियरिंग से कोई खास रिलेशन नहीं होता। तुम बात कर रहे हो पॉलिटिक्स की, जिसका बिल्कुल इंजीनियरिंग से कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है। और अब यहाँ पे तुम्हें जाना है बीटेक करने कंप्यूटर साइंस में। तुम अरे करना क्या चाहते हो? समझ रहे हो ना? तो ऐसे तो अदर थिंग्स हैंडल नहीं होंगी। अगर अदर थिंग्स जो हैं वो इतनी ब्रॉड हैं तो ये कॉलेज के साथ हैंडल नहीं होंगी। कॉलेज के साथ सपोज तुम्हें ये करना है, अपना टेक स्टार्टअप बनाना है, दैट इज़ 1% पॉसिबल। ठीक है, दैट इज़ 1% पॉसिबल। लेकिन तुम्हें एंटरप्रेन्योरशिप और पॉलिटिक्स की डायरेक्शन में जाना है, दैट इज़ नॉट, क्या बोलूँ मैं इसको, नॉट पॉसिबल तो मैं बोलूँगा नहीं, जो कि मैं किसी चीज़ को नॉट पॉसिबल नहीं बोलता, है ना? तो इस चीज़ को भी नहीं बोलूँगा, है ना? लेकिन बात ये, क्या ये फिजिबल है? तुम मुझे बताओ, क्या ये फिजिबल है? मुझे तो नहीं लगता है कैसे फिजिबल है ना? मुझे तो किसी वे में फिजिबल नहीं लगता। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें प्रूव करना है कि ये पॉसिबल है तो जाओ प्रूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट इज द राइट माइंड सेट इफ वन इज विलिंग टू ड्रॉप फॉर जेई एंड हैज इनफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज? एक्सपीरियंस एंड नॉलेज किस चीज़ का? जेई का। और वो ड्रॉप करना चाह रहा है, क्या राइट माइंड सेट होना चाहिए? देखो, एक ड्रॉपर का जो राइट माइंड सेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि मैं प्रिपरेशन को रीस्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं, मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक जेई ड्रॉपर के लिए। ठीक है, कि मैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और अगर ऐसा हो कि
उसे जेई के लिए थोड़ा मतलब उसको बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा और समय चाहिए, जो कि उसे मालूम है कॉलेज में जाके समय नहीं मिलेगा, है ना? और ड्रॉप आउट घर वाले शायद करने नहीं देंगे, या हम खुद वो स्टेप नहीं ले पाएंगे, है ना? पता नहीं क्या हो सकता है ना हो, है ना? बट ये ड्रॉप ईयर जो है, ये श्योर शॉर्ट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई घर वाला कुछ नहीं कहेगा, है ना? हमारे पास टाइम है जेई का भी पढ़ने का, और जेई के बियॉन्ड भी कुछ एक्सप्लोर करने का। अगर ऐसा हो जाए तो डेफिनेटली ये चीज़ सही है। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं सजेस्ट नहीं करता किसी को कि कोई ये करे, है ना? क्योंकि फिर क्या होगा कि फिर वो जेई का नहीं पड़ेगा, फिर बोलेगा नहीं पार्थ भैया ने कहा था इस वजह से नहीं हो पाया, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी, इसलिए मैं किसी को ये रिकमेंड नहीं करता। ऑल्दो ये बेस्ट है अगर तुम एक चीज़ पे एक चीज़ तक लिमिटेड ना रखो अपने आप को, है ना? क्योंकि डिपेंड करता है कि तुम्हारा ड्रॉप लेने का पर्पस क्या है। अगर तुम्हारा सिर्फ पर्पस ये है कि तुम्हें कॉलेज चाहिए, रैंक लानी है, तो सिर्फ जेई करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे कॉलेज चाहिए वो सिर्फ जेई करे। बियॉन्ड जेई सिर्फ उसको देखने की ज़रूरत है जो कि कुछ कॉलेज के बियॉन्ड करना चाहता है। बियॉन्ड जेई मतलब जो कॉलेज के कुछ बियॉन्ड करना चाहता है, वही बियॉन्ड जेई के बारे में बात करेगा, ऑब्वियसली, है ना? अगला क्वेश्चन है, भैया कांट वी डू लाइक दिस दैट वी चूज एनी रैंडम ब्रांच इन आईआईटी due to the rank reasons, but continue to study and progress in CSE area only all the 4 years, then do something and that only. Does branch really matter? Because I've heard that in top colleges you can choose any branch but continue CSE only there. देखो बात यह है कि तुम कॉलेज में कोई भी रैंडम ब्रांच चूज कर सकते हो और अपने घर पे बैठ के कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर सकते हो, या एक माइनर डिग्री भी होती है आईटीएस के अंदर, वो भी तुम ले सकते हो कंप्यूटर साइंस की, है ना? और उसकी भी तुम तैयारी कर सकते हो। दैट इज़ फाइन, दैट इज़ देयर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा ही, और प्लेसमेंट भी तुम सीएसई वाले भी उठा सकते हो, ठीक है? जो भी एसडीई के जो प्लेसमेंट निकलेंगे, या और भी कई सारे प्लेसमेंट होते हैं जो कि नॉन टेक्निकल होते हैं, वो सारे प्लेसमेंट भी तुम उठा सकते हो। तुम्हारे पास इसकी एक अच्छी खासी फ्रीडम है ना? ऑल्दो प्रेफर्ड सीएसई वाले होंगे, है ना, फॉर वेरियस रीजंस, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास भी है। अब बात यह है कि एक तरफ वो है जो कि जिसने सिविल ले रखी है और वो दिन में 4 घंटे, 4 से 5 घंटे सीएसई करता है। ये बता रहा हूँ, बहुत सिंसियर इंसान होगा जो 4 घंटे कर लेगा कॉलेज के अलावा सीएसई बचे टाइम में। कोई 2 घंटे भी कर लेगा ना, एवरेज स्टूडियस इंसान 2 घंटे कुछ ऐसा कर लेगा जो कि उसके ब्रांच से अलग है ना? लेकिन वो एक अच्छा खासा सीरियस इंसान होगा जो कि 4 घंटे कर पाएगा। अब वो एक सीरियस इंसान वो 4 घंटे कर पा रहा है, और एक तरफ वो सीएसई वाला जिसकी पूरी जिंदगी ही सीएसई है ना? तो ऑब्वियसली इन दोनों में कंपेयर करना समझ रहे हो ना, बहुत अनजस्ट है। सीएसई वाले के पास बहुत सारे एक्स्ट्रा एज हैं, तो बेहतर ये है कि सीएसई लाओ, अच्छे कॉलेज में अच्छी ब्रांच लाओ, ठीक है? ये मत देखो कि क्या 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 जुगाड़ू ऑप्शंस हैं, ठीक है? जुगाड़ू ऑप्शंस वर्क करते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब जो स्ट्रेट ऑप्शंस हैं जब वो वर्क नहीं करते। अगर स्ट्रेट ऑप्शंस वर्क कर रहे हैं तो फिर जुगाड़ू की क्या ज़रूरत है ना? सिंपल सी बात है। तो ये तब है जब सारा कुछ, तुम्हारी पूरी जो दुनिया है वो कॉलेज तक सीमित है, ठीक है? ये तब की बात है। अब एक सवाल है, व्हाट शुड अ जेई एस्पिरेंट 2021 should do whose syllabus is 40% completed, should focus on boards and drop and prepare for JEE Advanced 2022? अरे वाह, बड़ी दूर की सोच है यार तुम्हारी। Still possible to crack JEE Advanced 2021? Yes, it is possible। तुम्हारा सिलेबस अगर 40% कंप्लीट है तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, लेकिन कुछ हार्श स्टेप्स हैं जो कि लेने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ठीक है? हार्श स्टेप्स हैं जो कि लेने पड़ेंगे। हार्श स्टेप मतलब ये, सुबह उठकर अगर आप पढ़ने बैठ जाओ, दिस इज अ हार्श स्टेप। किस किस को ये रियलाइज्ड है कि रोज सुबह उठ के पढ़ना लगातार 6 महीनों तक इज अ हार्श स्टेप टू डेली टेक? बताओ भाई, रोज सुबह उठ के पढ़ना, दिन में 12 घंटे 10 घंटे पढ़ना, डेडिकेटेडली पढ़ना बिना भटके, हार्श है कि नहीं भाई? तो ये डिपेंड करता है कि तुम ये ले पाते हो कि नहीं, ठीक है? और क्या रिसोर्सेज हैं तुम्हारे सीखने की, ये मैटर करता है, ठीक है? और तुम गाइडेड वे में चीज़ों को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये मैटर करता है।
तुम बात करते हो पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल, उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे 2022 की बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए उसको 2022 की बात, ही हैज़ इनफ टाइम। लेकिन बात यह उस इनफ टाइम के अंदर सही डिसीजन लेने पड़ेंगे और कुछ हार्श एक्शंस करने पड़ेंगे अपने साथ, बस ये बात है। और वो तुम करोगे नहीं, फिर तुम बोलोगे नहीं थोड़ा और टाइम मिल जाए, तुम्हें और टाइम नहीं मिल सकता, इस इल्यूजन से दूर हट जाओ। तुम्हें और टाइम मिल रहा है जेई के लिए, लेकिन तुम्हारी लाइफ में अभी भी उतना ही टाइम है। अगर तुम ड्रॉप लेके 1 साल एक्स्ट्रा लेते हो तो तुम्हारा जेई का टाइम इंक्रीज हो गया, लेकिन तुम्हारी जो लाइफ है उसका टाइम उतना ही है। प्लीज देखो इस बात को। तुम अगर जेई के लिए एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हो, इसका मतलब तुम अपनी लाइफ में से बहुत सारी चीजों को कम कर रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि लाइफ में उतना ही टाइम है। तुम्हारा ड्रॉप लेने से लाइफ का टाइम 1 साल नहीं बढ़ जाएगा। तो ड्रॉप लेने की अभी मत सोचो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो जेई मेन वन पे फोकस करने लगेंगे और फिर कुछ हो नहीं पाएगा, और फिर वो सोचेंगे कि नहीं जेई नहीं हो सकता इस साल, अगले साल, या ड्रॉपर होंगे तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत तब होती है जब अपन जेई मेन जनवरी पे फोकस करने लगते हैं जबरदस्ती। बिल्कुल स्टूपिड चीज़ है जेई मेन जनवरी पे फोकस करना। ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली स्टूपिड, मैं अगर स्ट्रेट अवे बताऊं तो। कोई रीज़न नहीं है किसी का, कोई रीज़न नहीं है किसी का जेई मेन जनवरी पे फोकस करने का, कोई वैलिड रीज़न नहीं हो सकता इस चीज़ के लिए। इट इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू एट दिस टाइम। ठीक है, तो इसकी वजह से सारी दिक्कतें होती हैं कि अनशंट एम बना लेते हैं। किसी ने बोल दिया जनवरी में भी जेई मेन होगा, तो तुम ये मान लेते हो कि जनवरी में ही होगा, जनवरी में ही होगा, ऐसे कर करके अपने आप को परेशान करते रहोगे, फिर बोलो कुछ है नहीं। लेकिन ध्यान रखना, हार्ड स्टेप्स वाली बात ध्यान रखना, कुछ बहुत विजडम भरे डिसीजंस और हार्ड स्टेप्स, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये भी याद रखना कि तुम्हारे लाइफ का टाइम नहीं बढ़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई अगर हम आगे निकलना चाहते हैं और एनवायरनमेंट थोड़ा ख़राब है, जैसे फ्रेंड्स और ये सब, तो क्या करें, एनवायरनमेंट चेंज कर दो। सिंपल सी बात है। कई बार सॉल्यूशंस बहुत सिंपल होते हैं लेकिन हम उनको अप्लाई नहीं करते। यार ये बताओ, ये आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया लाइफ में, कि कई बार सॉल्यूशंस बहुत सिंपल होते हैं, हमें पता है ये करना होता है, लेकिन आप बस उन स्टेप्स को लेते नहीं हो। है भाई, ऑब्वियस डिसीजंस, लेकिन स्टेप नहीं लेना भाई। क्यों फट रही है भाई, समझ रहे हो। तो अगर आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपको ख़राब लगते हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट ख़राब लगता है, दो ऑप्शन हैं आपके पास, या तो चेंज द एनवायरनमेंट या फिर चेंज द एनवायरनमेंट। या तो आप एनवायरनमेंट को बदलो, है ना, उन्हीं दोस्तों को बदलो, उन्हीं दोस्तों को ट्रांसफॉर्म करो। ठीक है, या तो आप ये करो, या फिर उस एनवायरनमेंट को ही आप चेंज कर दो, है ना, इस जगह से उठ के उस जगह पे चले जाओ। समझ रहे हो। तो इधर चेंज द एनवायरनमेंट और चेंज द एनवायरनमेंट, दो ही ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, भैया यू क्रिटिसाइज जॉब्स सीवीज एंड ऑल दैट, सो इज वांटिंग टू वर्क इन बिग कंपनीज लाइक गूगल अ स्टूपिड थिंग टू डू, देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट इफ यू कंडेम जॉब्स। ओहो, जैसे कोई जॉब नाम का कोई एक असुर है जिसको मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये कि जॉब्स जो हैं वो क्रिटिसिज्म खाती हैं क्योंकि उनका जो पैटर्न है वो इतना बढ़िया नहीं है। कितने लोग तुमने देखे हैं जो अपनी जॉब जॉब से जब निकल के आते हैं तो वो बिल्कुल जॉयफुल और ब्लिसफुल और प्लेफुल होते हैं, कितने लोग तुमने देखे हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक लोग जॉब करने वाले, कितने लोग देखे हैं। और कितने तुमने हाईली एक्टिव और एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं। अंतर है कि नहीं। अपनी फैमिली में याद करो कौन है जो जॉब पे आता है, वो सड़ा सा मुंह लेके आता है शाम को। पूरी अपनी अच्छी खासी फैमिली का पूरा मूड खराब कर देता है रोज। ठीक है।
ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वहाँ से भी जॉयफुली निकल के आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ये हो रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसा है जॉब्स के अंदर जो कि फंडामेंटली वर्क नहीं कर रहा। अब ऐसी चीज़ अगर क्रिटिसिज्म नहीं खाएगी ऐसी चीज़, तो फिर क्या खाएगा क्रिटिसिज्म, है ना? तो बात ये है कि ऐसे नहीं कि क्रिटिसाइज हो रहा है, बात ये है कि वो इतने गंदे रिजल्ट्स लेके आ रही है वो चीज़, वो पैटर्न जो है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है इतने सारे लोगों के लिए। तो इसलिए कुछ करना तो बनता है ना उसके बारे में। रोहन पूछ रहा है कि इज देयर एनी पॉइंट इन परसुइंग एमबीए आफ्टर बीटेक? इज देयर एनी पॉइंट? बहुत बढ़िया। सही है, मतलब तुम सोच रहे हो ये चीज़, तुम्हें अंदर ही अंदर लग रहा है पॉइंटलेस है। हाँ, हो सकती है। बात ये है कि बीटेक के बाद एमबीए करना पॉइंटलेस नहीं है, लेकिन एमबीए से पहले बीटेक करना पॉइंटलेस है। समझ रहे हो? तुमने बीटेक किया, तुम्हें लगा ये बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, अब तुम एमबीए करने जा रहे हो। ठीक है, ये ठीक है ना? लेकिन तुम एमबीए तुमने एमबीए से पहले बीटेक किया, ये पॉइंटलेस था, है ना? तो बीटेक कर लिया, अब तुम्हें अफसोस हो रहा है इस बात का और तुम बीटेक छोड़ नहीं पाए सही समय पे। या फिर चलो ठीक है, तुम्हें कुछ ऐसा करना है, अगर सपोज तुम्हें ऐसा करना है कि तुम्हें मैनेजमेंट स्टडीज़ को, मैनेजमेंट स्किल्स को और अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को कंबाइन करके कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ इनका एक अप्रोप्रिएट रेशियो मिक्स करके तुम्हें कुछ नया क्रिएट करना है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्यों करते हैं तुम्हें पता है ऐसे? क्योंकि उनकी बीटेक जो है वो इनफ नहीं लग रही उनको, उन्हें वैल्यू नहीं मिल रही, उन्हें वो पैकेज नहीं मिल रहा, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे, नाम नहीं मिल रहा। एमबीए कर लेंगे, क्या करना है, पेपर ही तो क्रैक करना है ना? एमबीए कर लिया भाई, एमबीए करके बैठे हैं। ठीक है, तो जो एमबीएज होते हैं उनकी नेचुरली जो सैलरीज होती हैं वो हाई होती हैं, तो वो हायर सैलरी के लिए ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे होते हैं बीटेक से ज़्यादा। अगर बीटेक में अच्छा पैकेज नहीं लगा है आपका, तो एमबीए करके जो पैकेज है वो आपका अपग्रेड हो जाएगा, जो कि अगर आप बीटेक के थ्रू करोगे तो हो सकता है वो 4 से 6 साल ले ले इतना पैकेज होने में, है ना? और उसमें 6 साल आपको काम भी करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप एमबीए कर लो अगर आप पे पैसे हैं तो। ठीक है, और हो गया काम आपका, सैलरी वैलरी सब बढ़ गई आपकी, मज़ा आ गया आपको। तो ज़्यादातर लोग इसलिए कर रहे होते हैं, उन्हें कोई कोई इससे कोई मतलब नहीं है कि उन्हें कुछ मिक्स करना है, ऐसा कुछ करना है, कुछ नहीं करना उनको, ज़्यादातर लोग। LNMIITECE, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। LNMIITECE और CCE और NIT सिविल और न्यू ट्रिपल ITS। ओह, खतरनाक सवाल। मैं तुम्हें बताऊं, इसमें तुम किसी पे भी चले जाओ सब बराबर है, सब बराबर हैं। वही होगा, सिर्फ सब जो सारे कॉलेज होते हैं ना जिनको तुम कंपेयर कर रहे हो, इनमें लगभग सभी बराबर है ना? तुमने कहीं CSE नहीं बोला तो ठीक है, बाकी सब बराबर है। मैं तुम्हें बताऊं, तुम जहाँ मर्जी चले जाओ वहाँ बर्बादी है, सब बराबर है लिटरली। कोई फ़ायदा नहीं है एक को चूज़ करने का, है ना? कि ये इससे बेहतर है या तुम कंपेयर कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा ये देख लो क्या घर के पास है, कहाँ क्या अच्छी कंडीशन है, शहर कहाँ का अच्छा है, ये देख लो। इससे अच्छा तो कि कम से कम इंसान रहे तो एक ढंग की जगह पे। कहीं शहर के किसी कोने में रहने का क्या मतलब है इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, है ना? तो इतनी दूर खेतियों में कॉलेज हैं भाई, खेती करने थोड़ी आए हैं। इतनी पढ़ाई खेती करने के लिए नहीं करी है ना? और खेतों के बीच रहने के लिए तो बिल्कुल नहीं करी है। ठीक है, चलो। रोहित कुछ पूछ रहा है, ऑन व्हाट वी शुड फोकस मोर, ऑन एकेडमिक्स और आउटसाइड स्किल्स, एक्चुअली हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड डेवलप आवरसेल्फ टू प्रोड्यूस समथिंग इन द वर्ल्ड। तो किस पे हमें फोकस करना चाहिए, एकेडमिक्स, सॉरी एकेडमिक्स बोल रहा हूँ, क्यूरिकुलम वाली एकेडमिक्स या फिर एक्चुअल स्किल्स, है ना? और एक्चुअली कुछ क्रिएट करना चाहिए। देखो एकेडमिक्स क्यों आई है दुनिया में, एकेडमिक्स इसलिए आई है कि रिसर्च हो सके, है ना? कई बार क्या होता है, हमें हर छोटी चीज़ के बारे में, हर छोटी छोटी डिस्कवरी के बारे में, हर छोटी छोटी कैलकुलेशन के बारे में, हर छोटी छोटी फाइंडिंग्स के बारे में दुनिया में जाके चिल्लाना नहीं होता है। कई बार हमें चुपचाप ढूंढते रहना होता है, रिसर्च करते रहनी होती है, पढ़ाई करते रहनी होती है, और फिर हम एक दिन, एक सालों की और महीनों की रिसर्च के बाद हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं
जो कि वर्ल्ड को चेंज कर सकता है ना, जो कि एक्चुअली एक ऐसी चीज़ हमने प्रोड्यूस करी जो कि बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देगी, है ना। इसीलिए एकेडमिक्स आई है। एकेडमिक्स थ्योरी पढ़ के एग्जाम देने के लिए नहीं है ना। जो एकेडमिक्स का ओरिएंट जो जो ओरिजिन था वो था रिसर्च के लिए, रिसर्च ओरिएंटेडनेस लाने के लिए। लेकिन एकेडमिक्स अब एग्जाम बन गई है कि थ्योरी पढ़ो एग्जाम दो प्रैक्टिकल दो, थ्योरी पढ़ो एग्जाम दो प्रैक्टिकल दो, है ना। तो ऐसी एकेडमिक्स किसी काम की नहीं है। तुम अगर बात करो सीजीपीए वाली एकेडमिक्स की, वो फिर तुम्हें बस वही कर पाएगी, जॉब दिलवा देगी। वो भी आजकल जॉब में भी उसको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बस एक थ्रेशोल्ड होता है जिससे ज़्यादा तुम्हें सीजीपीए लाना होता है। अगर तुम इस तरह की एकेडमिक्स की बात कर रहे हो तो ये तो यूजलेस है। अगर तुम बात कर रहे हो हायर डिग्रीज की, हायर एजुकेशन की, वो काम कर सकती है अगर तुम उसको जॉब के लिए नहीं कर रहे हो तो। उसको अगर तुम रिसर्च में जाने के लिए कर रहे हो, दैट कुड बी गुड, दैट कुड बी वेरी गुड थिंग, ठीक है। इनफैक्ट जब हम बात करते हैं ना स्टार्टअप्स की, ऑन्टरप्रनोरशिप की, यहाँ पे भी रिसर्च होती है। ये मत सोचो कि बाहर कुछ स्किल डेवलप करना, एक्चुअल स्किल डेवलप करना ये अलग होता है और घर पे बैठ के रिसर्च करना, एकेडमिक्स करना, कॉलेज में बैठ के, यूनिवर्सिटी में बैठ के, ये अलग होता है। नहीं, तुम देखोगे जितने सारे स्टार्टअप्स हैं उनमें रिसर्च एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। वो रिसर्च के बिना कुछ नहीं होगा। जितनी भी तुम बड़ी कंपनी देखोगे यहाँ पे रिसर्च इज ग्रैंड, समझ रहे हो। रिसर्च जो है वो उनका ग्रैंड पार्ट होता है। ऑब्जर्व किया कभी, अगर तुम गूगल की बात करो सपोज, या तुम किसी भी स्टार्टअप की बात करो जो कि कुछ नया क्रिएट कर रहा है, रिसर्च रिसर्च रिसर्च, रिसर्च इज एक्चुअली मोर डोमिनेंट देन मार्केटिंग। कई बार ऐसा होता है कि रिसर्च जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है मार्केटिंग के कंपैरिजन में। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि मार्केटिंग नहीं करती, उनकी रिसर्च ही ऐसी है, और उनके जो इंटरनल कॉन्टैक्ट्स हैं, पब्लिक मार्केटिंग नहीं करते, वो इंटरनल कॉन्टैक्ट्स हैं, इंटरनल नेटवर्क्स हैं इस तरह के कि वो रिसर्च करके प्रोड्यूस करते जाते हैं टेक्नोलॉजी, है ना। और जो कंपनीज हैं जिनको सारे लोग जानते हैं जैसे कि गूगल और ये सब इस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते जाते हैं, अडॉप्ट करते जाते हैं। ऐसा भी होता है ना। और गूगल खुद अपनी रिसर्च रिसर्च करता है। तुम्हें क्या लगता है जो ये जो गूगल ने, ये जो गूगल क्रोम के अंदर जो ये V8 सर्च इंजन, सॉरी जो V8 इंजन है, जावास्क्रिप्ट इंजन, ये ऐसे ही बना लिया? रिसर्च नहीं लगी होगी इसके अंदर। अगर किसी को यहाँ पे पता हो वेब डेवलपमेंट के बारे में, तो जो गूगल गूगल क्रोम का जो जावास्क्रिप्ट इंजन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तुमने देखी है? एक बार तुम देखोगे, इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ है, और उसको बड़ा बड़े बढ़िया तरह से बनाया है ना, जिसने कि वेब डेवलपमेंट के जो चीज़ें होती है उसको बदल के रख दिया है बिल्कुल, है ना। तो इट कैन नॉट कम विदाउट रिसर्च, है ना। तो ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं है, रिसर्च करनी होती है, रिसर्च हमें हमेशा करनी होती है, ठीक है। कभी ज़्यादा करनी होती है, कभी कम करनी होती है। लेकिन वो जो एकेडमिक्स है वो सीजीपीए वाली, वो नहीं काम आने वाली तुम्हारे। अब कोई पूछ रहा है किसी ने अपना नाम HP1 रखा है, ये HP1 क्या है भाई? हिंदुस्तान पेट्रोलियम? नहीं नहीं नहीं, HP1 हटाओ भाई, अपना असली नाम से आओ। What is the future of graphic designing according to you in India in every aspect? Paychecks, opportunities. Will it ever overtake coding? And will there be a situation where everyone is doing graphic designing like nowadays, where almost everyone in India is doing coding? कोडिंग से ग्राफिक डिजाइनिंग को कंपेयर मत करो, है ना। अगर तुम बात करो प्रोग्रामिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग को, तो प्रोग्रामिंग की बात अलग है, समझ रहे हो। ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो ट्रेंड में इसलिए आ रही है आजकल क्योंकि इससे सेल्स डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। प्लीज इस चीज को देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग से कोई अच्छे पोस्टर एड्स, सोशल मीडिया पोस्ट, है ना, एड बैनर्स, या मे बी अगर इसमें एनिमेशन डाल दें तो वीडियो एड्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए ग्राफिक डिजाइनिंग एक अच्छी पोजीशन पे है वर्ल्ड में, समझ रहे हो। अब तुम अगर बात करते हो ग्राफिक डिजाइनिंग की और तुम बोल रहे हो इंडिया की, तो भाई
ग्राफिक डिजाइनिंग इंडिया में कभी लिमिटेड नहीं थी। इंडिया तक ग्राफिक डिजाइनिंग कभी लिमिटेड नहीं थी। जब तुम बात करते हो प्रोग्रामिंग की और ग्राफिक डिजाइनिंग की, है ना, और तुम ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, इसमें कहीं आता ही नहीं है कि कहाँ कुछ इंडिया है, क्या अफ्रीका है, कि यूएस है, कि क्या है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे एक्चुअली। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर गुड इन कम्युनिकेटिंग। यहाँ पे हमको ये देखने की जरूरत नहीं कि इंडिया में क्या ट्रेंड है। इंडिया में हो सकता है जीरो ट्रेंड हो, लेकिन बातें हम काम कर ही नहीं रहे इंडिया इंडिया वाला, है ना। तो यहाँ पे इंडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये देखो कि ग्राफिक डिजाइनिंग इस पोजीशन पे क्यों है जिस पोजीशन पे वो है, क्योंकि वो सेल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। सेल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। तुम्हें अगर लगे नहीं इसमें ना, इसमें आर्ट इन्वॉल्व है, लोगों को आर्ट पसंद होता है, आर्ट बहुत पसंद होता है, लेकिन पैसे कोई नहीं देता उसके। ठीक है समझ रहे हो, आर्ट लोगों को पसंद होता है और पैसे कोई नहीं देता। और जैसे जैसे ग्राफिक्स बढ़ते जाएंगे इंटरनेट पे ग्राफिक प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे ही ग्राफिक्स की जो वैल्यूज हैं वो कम होती जाएंगी। ऑलरेडी अच्छे ग्राफिक्स की वैल्यू काफी कम हो रही है आजकल, है ना। लेकिन जो ट्रेंडिंग डिजाइन हैं, है ना, वो हमेशा आगे जाएंगी, लेकिन एक आर्ट के रूप में नहीं, कि वो किस तरह से सेल्स पे इम्पैक्ट लाता है, उतना ही उसको पे चेक मिलेगा। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इन्फिनाइट रहेंगी। अभी भी अपॉर्चुनिटी इन्फिनाइट है, वो इन्फिनाइट ही रहने वाली है। क्योंकि डिजाइनिंग सिर्फ एक, देखो ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर तुम बात करो तो इतनी आसानी से ये हिलने वाली चीज़ नहीं है, ये चीज़ रहेगी, है ना। बस बात ये है इसके जो फॉर्म्स हैं वो बदलते जाएंगे। जैसे कि सब कुछ ज़रूरी नहीं है तुम फोटोशॉप से ही क्रिएट करो, है ना। बात ये जब लोगों के स्टैंडर्ड्स बढ़ते जाएंगे, तो तुम फोटोशॉप से अगर एक गंदी सी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो या एक एवरेज डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, जो कि आज के 5 साल पहले उसकी वैल्यू होती, आज नहीं होगी, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। समझ रहे हो। तो ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब तुम्हें अपने आप को पुश करना पड़ेगा, ट्रेंड्स के हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। पुश नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे। समझ रहे हो, अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, लेकिन उसी के लिए जो आगे बढ़ रहा है तेजी से, है ना। तो क्या हर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा होगा? मेरे को नहीं लगता हर किसी में इतना सेंस है कि वो बेसिक लेवल ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग तो कर सकता है, लेकिन हर कोई कर रहा होगा? हर कोई तो कोडिंग भी नहीं कर सकता, बस वो पाइथन के ट्यूटोरियल देख लेता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, हर कोई तो कोडिंग भी नहीं करता इंडिया में, तो हर कोई ग्राफिक डिजाइनिंग भी नहीं करेगा इंडिया में। ठीक है, कि तुम्हें लग रहा हो कि सारे जितने बीटेक सीएससी वाले हैं उनको सब अच्छे से कोडिंग आती है, कुछ नहीं आता उनको। ज़्यादातर लोगों को उनमें से कुछ नहीं आता। बहुत कुछ ही लोग हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको कुछ आता है। ठीक है, तो बात ये, एक होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, एक होता है कोडिंग, एक होता है अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग, अच्छे ग्राफिक्स को डिजाइन करना, एक होता है अच्छा कोड लिखना, अच्छा प्रोग्राम बनाना, अच्छी एप्लीकेशन बनाना। इसकी हमेशा वैल्यू रहेगी, ये दोनों चीज़ें हटने नहीं वाली। लेकिन क्या होता है इंडिया में, माफ़ करो भाई, अनफॉर्चुनेटली सब कहना पड़ता है इंडिया के बारे में, लोगों ने इज्जत गिरा दी लिटरली। अब HP1 ही पूछ रहा है कि एम आई बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक इफ आई एम एमिंग फॉर अंडर 100 रैंक व्हेन आई विल बी ड्रॉपिंग फॉर JEE 2022। तुम यार ऑप्टिमिस्टिक हो, तुम तो पैसिमिस्टिक निकले। ऑप्टिमिस्टिक होते तो अभी JEE निकालने की बात ना करते, है भाई। तुम तो पैसिमिस्टिक हो, तुम ड्रॉप लेने की बात कर रहे हो अभी से, जब एग्जाम में 6 महीने रह गए, कम से कम 7 महीने रह गए। तो तुम ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो। टू ऑप्टिमिस्टिक तो बहुत दूर की बात, तुम पैसिमिस्टिक हो। अभी क्या करना चाहिए वो देखने की जगह तुम सोच रहे हो ड्रॉप लेके करूंगा तो अंडर 100 आ जाएगी। ठीक है, तुम कुछ ज़्यादा ही हवाई सोच रहे हो, है ना, ग्राउंड्स पे नहीं सोच रहे, तुम स्टेबल ग्राउंड्स पे नहीं सोच रहे। यशराज पूछ रहा है भैया, बिट इररिलेवेंट क्वेश्चन बट हाउ टू मेक माइंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम बॉडीज इनर्शिया। ओहो हो, आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद इनर्शिया लेटली ड्यू टू, तुम आलस कहना चाह रहे हो क्या? लेटली ड्यू टू विच माई माइंड कोलैप्सिस, अरे बाप रे, एंड डाइज, ओहो हो, एंड डज नॉट अलाउ टू डू एनीथिंग। जस्ट शो मी अ स्मॉल इंडिकेशन प्लीज एंड रेस्ट आई विल कैरी ऑन माई सेल्फ। ओहो,
माइंड को कैसे इंडिपेंडेंट बनाएं बॉडी के इनर्शिया से। अरे बाप रे, बॉडी का इनर्शिया कितना है भाई? ज़्यादा इनर्शिया तो नहीं इकट्ठा कर लिया तुमने? है ना? देखो बात ये है कि तुम इन शॉर्ट तुम आलस की बात कर रहे हो, ठीक है, कि तुम जो है वो पसर जाते हो आलस में, है ना? तब भी तुम कैसे अपने माइंड में कोई चीज़ को ऑन रखो, है ना? अगर कुछ पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, है ना? शरीर की दिक्कतें माइंड तक ना पहुंचे। इन शॉर्ट तुम ये कहना चाह रहे हो। देखो माइंड तो मरता नहीं है, पहली बात, माइंड डाइज वाइज जैसी कोई चीज़ नहीं है, प्लीज़। अच्छा मुझे ज़रा कंफर्म करा दो, क्या तुम यही कहना चाहते हो कि जो शरीर का आलस है वो दिमाग तक ना चढ़े? इन शॉर्ट। देखो ये इतनी इंग्लिश इंग्लिश खेलने में मुझे ज़्यादा ना मज़ा नहीं आता, तो ऑल राइट। तो बात ये देखो ऐसा है, जो भी बॉडी की दिक्कत है ना? देखो अगर तुम कह रहे हो ना कि बॉडी की दिक्कतों को माइंड तक पहुंचने से कैसे रोकें, इसका मतलब ये सवाल आ रहा है एक अजम्पशन से कि बॉडी की दिक्कतें माइंड तक पहुंचती हैं, अब हमें रोकना है ना? तुम ये कुछ गलत अज्यूम कर रहे हो। बॉडी की दिक्कतें माइंड तक नहीं पहुंचती हैं एक्चुअली, तुम पहुंचाते हो पूरी तरह से। बॉडी बॉडी की दिक्कतों को तुम माइंड तक पहुंचाते हो पूरी तरह से। माइंड बॉडी का पार्ट नहीं है ना? अगर हम इसको डिस्टिंक्टली देख रहे हैं, अगर हम माइंड को और बॉडी को डिस्टिंक्टली देख रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, तभी तो हम इनको डिस्टिंक्टली देख रहे हैं। तभी तो हम बोलते हैं माइंड अलग बॉडी अलग, क्योंकि हम इनको डिस्टिंक्टली देख रहे हैं। डिस्टिंक्टली क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। क्या ऐसा है कि बॉडी माइंड पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं डालती? ऐसा भी नहीं है, बॉडी माइंड पे इम्पैक्ट डालती है, लेकिन उतना ही इम्पैक्ट डालती है जितना तुम अलाउ करते हो। समझ रहे हो? उतना ही इम्पैक्ट डालती है जितना तुम अलाउ करते हो। तुम ज़्यादा इम्पैक्ट अलाउ करोगे, ज़्यादा डालेगी। तो बात यह तुम्हें वो अलाउ करना बंद करना है। जैसे सपोज तुम्हारी सपोज ऐसा हुआ कि तुम कुछ, सपोज तुम वैसे पूरे दिन बैठे रहते हो और एक दिन तुम दौड़ लिए 5-6 किलोमीटर और आके बिल्कुल पड़ गए, है ना? अब तुम बिस्तर पर लेटे लेटे पढ़ भी सकते हो, या एटलीस्ट एक वीडियो देख सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना? लेकिन वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि हमने, देखो ऐसा है कि माइंड जो है वो ना काम करने के बहाने ढूंढता रहता है। क्योंकि बात ये है कि माइंड को एक्टिविटी तो चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी से डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए। अगर तुम माइंड को देखो तो माइंड को एक्टिविटी चाहिए होती है, वो शांत भी नहीं बैठेगा, लेकिन उसको डिस्कम्फर्ट भी नहीं चाहिए होता, है कि नहीं? अब अगर तुम अपने इस फिजिकल थकान को, फटीग को, अगर तुम एक असाइड रख के अगर तुम कुछ भी माइंड से एक्टिविटी करना चाह रहे हो, तो उसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम माइंड को एक डिस्कम्फर्ट दे रहे हो। बॉडी को डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, सपोज तुम लेटे हुए हो और बस तुम लेटे लेटे वीडियो देखना चाहते हो, है ना? बॉडी को इससे कोई खास डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा, है ना? लेकिन माइंड को बहुत हो रहा है। तो जहां तुमने माइंड को डिस्कम्फर्ट दिया, माइंड वो काम करने से डिसएग्री कर देगा, ये समझो। माइंड वो काम करने से स्ट्रेट डिसएग्री कर देगा, क्योंकि माइंड डिस्कम्फर्ट में है। तो किसी तरह से तुम्हें ये करना है कि अपने माइंड को इस तरह से कंडक्ट करो कि उसके अंदर मिनिमम डिस्कम्फर्ट हो। इसी को हम एक जॉयफुल माइंड कहते हैं, कि बिना फ्रिक्शन के, बिना डिस्कम्फर्ट के वो एक्टिविटी कर रहा है। जॉयफुल और प्लेफुल माइंड, बिना डिस्कम्फर्ट के वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, बिना फ्रिक्शन के कोई एक्टिविटी चल रही है, या लीस्ट फ्रिक्शन के साथ कोई एक्टिविटी चल रही है। समझ रहे हो? तो बात ये है कि हम ये अजूम कर लेते हैं। देखो माइंड जो है वो आपके बिलीफ्स, अजम्पशंस और मेमोरी, इन सब चीज़ों के हिसाब से चलता है। मेमोरी माइंड का कंटेंट है। अब
वो जो कंटेंट है, कौन सा कंटेंट इस वक्त माइंड सोच रहा होगा, डिपेंड करता है तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन से, तुम्हारे बिलीफ पे, किन चीज़ों को तुम सच मानते हो। अगर तुम्हारा ये बिलीफ है, ये अजम्पशन है कि नहीं, थके हुए हैं तो फिर कुछ नहीं करेंगे, है ना, अगर ये अजम्पशन है तो फिर डेफिनेटली इसी तरह की थॉट्स आएंगी कि थक जाओ, सो जाओ, मत पढ़ो, मत देखो मोबाइल, मत देखो कोई वीडियो, मत पढ़ो। लेकिन बात ये, तब तुम्हें एक क्लियर डिस्टिंक्शन लेके आना है कि क्या चीज़ है वो जो माइंड कह रहा है, और क्या चीज़ है जो बॉडी कह रही है। इसके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन जब तक नहीं होगा, तब तक बॉडी की चीज़ माइंड में जाती रहेगी, माइंड की चीज़ बॉडी में जाती रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है दोनों चीज़ें अनकनेक्टेड हैं। अगर अनकनेक्टेड होती तो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, तुम्हारे अंदर कनेक्टेड हैं। लेकिन क्या बॉडी माइंड के ऊपर इफेक्ट डालेगी और क्या माइंड बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालेगा, वो क्या इफेक्ट होगा, ये डिसाइड करने के लिए तुम्हें रखा गया है ना कॉन्शियसली। तुम्हें क्यों प्लेस किया गया है यहाँ पे, इस बॉडी और माइंड के गेम में? तभी तो तुम्हें प्लेस किया गया ताकि तुम इसको कॉन्शियसली कंडक्ट करा सको ढंग से, है ना। तो तुम्हें ये देखना है कि बॉडी और माइंड के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, और कैसे यहाँ की चीज़ उधर चली जाती है, कैसे एक जगह की चीज़ उधर चली जाती है। अगर तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको तुम बीच में रोक दोगे या तुम इसको अलाउ करना बंद कर दोगे, इट वोंट पास। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ नहीं होती बिना तुम्हारे परमिशन के। कोई थॉट अगर तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हारी परमिशन से कर रही है, परमिशन मत दो, नहीं करेगी। चेक करके देखो जरा इस चीज़ को। आलस आता है, ठीक है, आलस आता है कि भाई कुछ काम कर रहे हैं, आलस आ रहा है क्योंकि एक प्रोजेक्टेड डिस्कम्फर्ट है कि नहीं मैं इसको करूँगा, 5 मिनट बाद डिस्कम्फर्ट होने लगेगा इसलिए मैं नहीं कर रहा, है ना। ये माइंड जो है बैकग्राउंड में एक बार सोच लेता है। तो अब तुम्हें ये देखना है कि क्या वाकई में थकान है। बॉडी से पूछो क्या थकान है, कहाँ थकान है, पैरों में, तो पैर रेस्ट कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, पैर रेस्ट कर रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, बैठे हुए हैं। लेकिन दिमाग, दिमाग दिमाग को तो रेस्ट की जरूरत नहीं है भाई, तो चलाओ ना फिर, ये क्यों रुका है, समझ रहे हो ना। तो ये सिर्फ इस तक लिमिटेड नहीं है कि बॉडी में जो हो रहा है, माइंड में जो हो रहा है वो अलग अलग हो। इनफैक्ट तुम्हारे एक एक सेंस से जो चीज़ें हो रही हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं आवाज़ में हम पढ़ नहीं पा रहे। अरे, आवाज़ कानों में आ रही है, किताब तुम आंखों से देख रहे हो, दिक्कत क्या है? क्या वो तुम्हें आवाज़ दिखाई दे रही है क्या, या जो वो जो किताब है वो तुम्हें सुनाई दे रही है, तो दिक्कत क्या है? बात ये, कभी हमने अपने आप को इस तरह से ट्रेन नहीं किया। अपने आप को ट्रेन करो इस तरह से। तुम पढ़ने बैठोगे, कुछ रीड कर रहे होगे, वहां से आवाज आएगी बाहर से, आवाज कानों में जा रही है, रीड हम आंखों से कर रहे हैं, समझ दिमाग से रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम अलग काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, स्केलेटल सिस्टम अलग काम कर रहा है। वो सब कुछ तो सही है भाई, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत बना देते हैं हम। जबरदस्ती इस चीज को दिक्कत मान लेते हैं कि अगर बाहर से कोई आवाज आ रही है तो मैं रीड नहीं कर पाऊंगा। क्यों? है ना। तो इस चीज की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि पांचों सेंसेस से तुम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन ले रहे हो बिना कंफ्यूज हुए। तो ये तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को इस तरह से कि सुनाई कुछ और दे रहा है, दिखाई कुछ और दे रहा है ना, टच हम कुछ और कर रहे हैं। हो सकता है तुम कुछ लिख रहे हो, एट द सेम टाइम तुम कुछ रीड कर रहे हो, एट द सेम टाइम तुम कुछ कुछ कानों में तुम्हारी आवाज चल रही है। एट द सेम टाइम हो सकता है तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा हो, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? समझ रहे हो ना। तो हमें अपने आप को इस तरह से ट्रेन करना है कि करो कितनी भी दिक्कत, है ना। तो जब तुम ये डिस्टिंक्शन बना लोगे कि देखना अलग है, सुनना अलग है, टेस्ट करना अलग है, फील करना अलग है, टच करना अलग है, इमोशन अलग है, थॉट्स अलग हैं, सब कुछ अलग है,
लेकिन तब भी एक यूनियन में काम कर रहा है, तभी तो ये बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, 10 तरह के सिस्टम है, पता नहीं कितने कितने सिस्टम है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, लेकिन जितने भी सिस्टम है वो सब अलग अलग सिस्टम्स हैं, लेकिन परफेक्टली एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं। इस तरह से तुम्हारी आंखों से अलग डेटा जा रहा है, कानों में अलग डेटा जा रहा है, लेकिन किसी तरह से ये परफेक्टली वर्क कर रहा है एक साथ। क्योंकि इंसान की कैपेबिलिटी है कि वो देख अलग सकता है, और सुन अलग बारे में सकता है, और लिख कुछ और सकता है, और सोच कुछ और सकता है, और एक बार में 4 चीजें भी सोच सकता है, बिल्कुल अलग अलग स्ट्रीम्स की। माइंड की एबिलिटी ऐसी है कि तुम कुछ लिख सकते हो, उस बारे में सोच रहे हो, जो सुन रहे हो उस बारे में सोच रहे हो, देख रहे हो उस बारे में सोच रहे हो, और तुम साथ में पैरेलल में एक पोएट्री लिख रहे हो, और पैरेलल में तुम एक पाइथन प्रोग्राम लिख रहे हो। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन हमने कितनी बार ये करना ट्राई किया? क्या हमने रोज लगातार सुबह उठ के ये चीज ट्राई करी, या रोज शाम को 4 बजे ये चीज ट्राई करी, या दिन में एटलीस्ट एक बार क्या हमने रोज ट्राई करी लगातार 6 महीनों तक? क्या कभी हमने जिंदगी में ये सब किया? नहीं किया तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? हम ये मान के बैठ जाते हैं कि नहीं, माइंड कैपेबल नहीं है, नहीं हमारा माइंड कैपेबल नहीं है। किसी और का माइंड कैपेबल है तो तुम्हारा भी माइंड कैपेबल है, क्योंकि माइंड अलग अलग नहीं है। अरे ऐसा होता है कि मेरे वाले i7 में नहीं चलेगा, तेरे वाले i7 में चल जाएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। भाई सब पे वही है, i7 है, i7 नहीं होगा, i5 होगा, i5 नहीं होगा, i9 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन सब लोग कर सकते हैं। सिस्टम तो वही है, माइंड तो वही है सब पे। जो बेसिक फंडामेंटल जो इंग्रेडिएंट है माइंड का, वो तो सबके पास है ना सेम। अब किसने उसको कितना अपग्रेड कर रखा है वो उसके ऊपर है। ठीक है, तो अब जो इससे पहले सवाल पूछा गया था कि अंडर 100 वाला, है ना? तो अंडर 100 क्या ये इम्पॉसिबल टास्क है? क्या ये है? नहीं, इसको इम्पॉसिबल मत मानो, लेकिन मैं कहूँगा कि किसी फीट के लिए, देखो अभी अगर तुम चाहो तो, अगर तुम अंडर 100 टारगेट कर रहे हो 2022 के अंदर, 2021 में तुम्हारी कम से कम 5,000 के अंदर तो रैंक आनी चाहिए, कम से कम। या मैं तो कहूँगा 2,000 आ जाए तो बढ़िया है ना? 5,000 से 2,000 के बीच तो रैंक आनी ही चाहिए। टेस्ट कर लो अपने आप को। और सपोज जब ये रैंक आ जाएगी, तो तुम्हें अंडर 100 लाने की क्या जरूरत है? इस रैंक में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा जो तुम्हें करना है। तो जस्ट किसी फीट के लिए कुछ काम मत करो यार, कि तुम ये फीट हासिल करना चाहते हो कि अंडर 100 ले आई, इसके लिए मत करो यार। अगर तुम 2022 में अंडर 100 ला सकते हो, तो तुम्हें 2,000 से 5,000 के बीच 2021 में लानी चाहिए। अगर इधर नहीं आ पाएगी तो उधर भी नहीं आ पाएगी अंडर 100, भूल जाओ। इधर लानी है, अगर इधर लानी है, अगर अगर ले आते हो तो तुम्हारा काम वैसे भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? जो तुम्हें करना है वो नहीं हो जाएगा।